आपका 4 टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून से जानकारी सामने आ रही, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय के द्वारा दोषियों को उम्र कैद की सजा दिए जाने की सराहना की है। सीएम धामी ने कहा कि यह फैसला कानून व्यवस्था पर जनता का विश्वास मजबूत करता है और साफ संदेश देता है कि बेटियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में जांच, न्याय और कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में कल दोषियों को सजा मिली है। कोर्ट की तरफ से उन्हें दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इसी की सीएम धामी ने सराहना की है और कहा कि जो महिलाओं की सुरक्षा है, इसमें किसी तरह की लापरवाही और कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी अपराधी होंगे उन्हें दंडित जरूर किया जाएगा। अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बहन, जो भी घटना हुई उसका हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और जिस दिन ये घटना हुई, जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने संकल्प लिया कि हम निश्चित रूप से हमारी पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे। और जानकारी होते ही तत्काल हमने सभी जितने भी हमारी जांच करने वाली एजेंसियां थी, पुलिस विभाग था, सभी को निर्देश दिए कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई और उसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। उसने पूरी जांच की, एक एक पहलू का अध्ययन किया, सारे सबूत जुटाए और बहुत सटीक तरीके से उन्होंने विवेचना को आगे बढ़ाया और लगातार अदालत में पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। परिजनों को जैसा उन्होंने चाहा, जिस प्रकार से भी उन्होंने हमसे कहा, उनको अभियोजन अधिकारी दिए गए और लगभग 1000 दिन, 3 साल के अंदर ये फैसला आया जिसमें आरोपियों को। और रुद्रप्रयाग के केदारनाथ हाईवे पर काकड़ा घाट के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। तीर्थयात्रियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक सहित 2 यात्रियों की मौत हुई है और हादसा तब हुआ जब वाहन पर अचानक पत्थर गिर गया। मृतकों में बात करें तो 24 साल के शैलेंद्र कुमार भी शामिल है और अन्य 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्य मुनि में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पुलिस और जो राहत बचाव की टीम है, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन कर घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया है। मामले की जांच की जा रही है। तो केदारनाथ हाईवे पर यह भीषण हादसा और रुद्रप्रयाग से ये जानकारी आपको बताते चले। बताया जा रहा है कई लोग इसमें घायल हुए हैं, वहीं 2 लोगों की मौत भी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अजय पांडे हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है हादसे को लेकर? केदारनाथ हाईवे पर यह भीषण हादसे की जानकारी मिल रही है। देखिए, केदारनाथ हाईवे पर ये भीषण हादसा हुआ है और हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य को लेकर के एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम ने तेजी दिखाई और जितने घायल हैं उन सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। और इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है और मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो आवागमन है उस दौरान इन दिनों बारिश होगी और कई जगह भूस्खलन की संभावना है। हालांकि प्रशासन की ओर से संयम बरती गई थी। तमाम जगहों पर तीर्थयात्रियों को बीच में रोका गया था कि वो ऐसे जगहों पर जो जगह चिन्हित किए गए हैं जहां पर इस तरह से लैंडस्लाइड की घटना हो सकती है, वहां पर न जाए। लेकिन ये एक अलग जगह पर घटना हुई है। दुर्घटना ये बड़ी दुखद घटना है और इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, एक ड्राइवर है और एक तीर्थयात्री है। छत्तीसगढ़ के जो तमाम अन्य तीर्थयात्री हैं 4 वो भी घायल हैं और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उनका समुचित इलाज किया जा रहा है।
बिल्कुल देखिए केदारनाथ यात्रा की हम बात करते हैं, यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। अगर हर साल हम देखें आंकड़े बढ़ते जाते हैं। ऐसे में सरकार जरूर कोशिश कर रही है कि किसी तरह के जो हादसे हैं वो ना होने पाए, बावजूद इसके हो जा रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसे वारदात सामने आ ही जाते हैं। वजह इसके पीछे क्या देखी जा रही है? देखिए, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और समय समय पर यहाँ इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और इसी को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग की टीम, जिला प्रशासन की टीम आपस में समन्वय बना करके काम करते हैं। और चूंकि बरसात के मौसम में ये घटना घटी है। हालांकि जितने भी तीर्थयात्री उत्तराखंड आ रहे हैं, सभी तीर्थयात्रियों को बताया जाता है कि वो बीच में कहाँ पर रुके, कैसे उनको रोका जाए ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो न घटने पाए। लेकिन ये घटनाएं जो हो रही हैं वाकई में दुखद है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग आज भी एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। राजधानी देहरादून में कार्यशाला आयोजन की गई है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हैं और इसी प्रबंधन को लेकर के कि आपदा की स्थिति अगर आती है तो कैसे रोका जाए और इस तरह से जो भूस्खलन और तमाम जो चीजें यहाँ सामने देखने को मिलती है उनको कैसे रोका जाए, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। बिल्कुल, ये भी जानकारी मिली कि जो वाहन है उस पर जो पत्थर है वो अचानक गिर गया। लेकिन हम देखें अक्सर इस तरह के जो हादसे वहां हो रहे होते, सरकार कोशिश करती है लेकिन बावजूद इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। और क्या कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि हम देखें पर्यटन के लिहाज से भी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं। जो धार्मिक स्थल है वहां भी आस्था के लिहाज से देखें वो भी पहुंचते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो पर्यटक जो है बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, और सरकार को और कितना सतर्क होने की जरूरत है? देखिए, उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जो भौगोलिक रूप से अन्य प्रदेशों से अलग है, पहाड़ी राज्य है और बारिश और बरसात का जब भी मौसम रहता है उस समय तमाम जगहों पर बोल्डर गिरते हैं और इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से और बाकी अन्य जो विभाग हैं वो आपस में कैसे समन्वय बना करके काम करें, लोगों को कैसे बीच में जाने से रोकें और कौन कौन से ऐसे जगह हैं जो चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर इस तरह की आपदा आ सकती है। तो ऐसे में तमाम जगह चिन्हित किए गए हैं और वहाँ पर उनके ट्रीटमेंट का काम किया जाता है। जिन जिन पहाड़ों पर, जिन जगहों पर इस तरह से बोल्डर गिरते रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी जगह है और यहाँ पर समय समय पर कई ऐसे अनेक जगह हैं जो नए जगह जांच भी करते हैं। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, विभागों के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इसी बात को लेकर के जुटे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं और वहाँ पर उनको कैसे रोका जाए, इसको लेकर के लगातार अध्ययन भी किया जा रहा है और आपस में समन्वय बनाकर काम भी किया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं घट जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये हादसा बताया जा रहा है जहां पत्थर अचानक वाहन पर गिरा और उस दौरान वहीं अन्य कई लोग घायल भी हुए हैं। बढ़ते आगे, हरिद्वार के अंजनी पीठ के चौकीदारों पर ग्रामीणों से अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगा है। ट्रॉली वाले से जो है पैसे और रवाना मांगने के साथ ही ना देने पर अधिकारियों की धमकी भी दी जा रही है। वन क्षेत्र में खैर और लिप्टस के पेड़ों की कटाई की सूचना देने वाले ग्रामीणों को भी अनदेखा किया गया। वन विभाग ने पेड़ों पर निगरानी शुरू की है, लेकिन अब चौकीदारों पर क्या कार्रवाई होती है ये देखना बाकी है। तो हरिद्वार में चौकीदारों की तरफ से अवैध वसूली और इस पर देखें तो जो भी ग्रामीण इसकी सूचना देने जा रहे हैं उनको अनदेखी उनकी की जा रही है और ट्रॉली वाले से पैसे और रवाना मांगने के साथ ही जो ना देने पर जो है अधिकारियों की धमकी दी जा रही है। वन क्षेत्र में जो खैर और लिप्टस के पेड़ हैं, इनकी कटाई की सूचना जब ग्रामीण देते हैं तो इसे अनदेखा कर दिया जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और चौकीदार मनमाने तरीके से अवैध वसूली कर रहे हैं। यानी कि जो भ्रष्टाचार है यहां भी संलिप्त नजर आ रहा है, पेड़ों की कटाई में भी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अर्चना हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। अर्चना, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वन विभाग क्षेत्र यहाँ पे लग जाता है श्यामपुर से। श्यामपुर में यहाँ पे खैर का पेड़ काफी अच्छी मात्राओं में पाया जाता है, जहाँ रात को चौकीदारों की निगरानी भी की जाती है, चौकीदार भी रहते हैं, लेकिन वहीं पेड़ काट दिए जाते हैं। और पॉपुलर जिसपे कभी भी वन विभाग न रवन्ना मांगता है, ना ही इस पेड़ की कटाई पे रोक है। लेकिन यहाँ पर ये चौकीदार जो है, अधिकारी के चौकीदार होते हुए भी अधिकारी का धमकी दिखाते हुए, धौंस दिखाते हुए नजर आते हैं। ग्रामीणों से रवन्ना मांगते हैं, अगर रवन्ना ना दिखाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। जी पूरा मामला यही है। अब जो ग्रामीण लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब इस तरह के कारनामे चल रहे हैं, ये घटनाएं चल रही है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? किसकी लापरवाही यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ पे कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। आपको बता दें कि जब हमने पहले भी सूचना ग्रामीणों द्वारा दी गई थी, तब यहाँ पे वन विभाग अधिकारी द्वारा वन विभाग क्षेत्र में कार्रवाई की गई। पेड़ की काउंटिंग भी हुई, पेड़ दिखाए भी गए कि कितने यहाँ पे चोरियां हुई हैं। उस पे काफी पेड़ों पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन जिस पे निगरानी नहीं रखने वाली है वो जब रात को निकलते हैं, जब खैर के पेड़ कट रहे थे, तो यही चौकीदार कुंभकर्णी नींद सो रहे थे। जब पॉपुलर जिस पे कोई रोक नहीं है, कोई रवन्ना नहीं मांगता, तो उनसे वहाँ पे रवन्ना लेते हुए और मांगते हुए और पैसे की मांग करते हुए नजर आ रहा है। और ये सब चल कितने दिनों से रहा है? ये काफी समय से चल रहा है। खैर का पेड़ करीब 1 महीने पहले भी कटा था, तब भी इसकी सूचना दी गई थी डिप्टी मैडम को, जो कि यहाँ डिप्टी अधिकारी डिप्टी मैडम है एक, उनको दिया गया था, तो उन्होंने अनसुना कर दिया था। ग्रामीणों का कहना यही है। सूत्रों की माने तो सूत्रों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे रात को ही खैर के पेड़ काटे जाते हैं, और जब पॉपुलर और लिप्टस के पेड़ पर जिसकी रोक नहीं है, हम अपने खेतों में लगाते काट के ले जाते हैं, तो यहाँ वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो हरिद्वार से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां चौकीदारों की तरफ से पेड़ों की कटाई में भी अवैध वसूली देखी जा रही है। जब ग्रामीण इसकी शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हरिद्वार नगर निगम की जमीन खरीद घोटाले में जल्द बड़ी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। सीनियर आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने अपनी जांच रिपोर्ट शहरी सचिव विकास को सौंप दी है, जिसमें तत्कालीन प्रशासक और एसडीएम की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इस मामले में नगर निगम के 4 अधिकारियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। हरिद्वार की मेयर किरण जैसल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हुई निष्पक्ष जांच की प्रशंसा की है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की उम्मीद भी जताई है। ऐसा है, जब हमने नगर निगम का कार्यकाल संभाला तो हमारे संज्ञान में ये मामला आया भूमि को लेके, तो हमने इसकी जांच के आदेश दिए और हमने मुख्यमंत्री जी को यह निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा, और उन्होंने तुरंत इस पे निष्पक्ष जांच की है। ये बहुत बड़ा मामला था। ये 35 करोड़ की 30 बीघा जमीन 18 करोड़ की थी, और उसमें 58 करोड़ का इसमें घोटाला किया गया है। और हम इस पे तुरंत, जब हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत इस पे कार्रवाई करने के कहा है, और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बढ़ते आगे, पौड़ी गढ़वाल में सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार यादव ने जय हरीखाल ब्लॉक सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं सुनने और मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए। सचिव ने नवाचार को प्राथमिकता देते हुए कहा कि नए विकास कार्यों की पहचान कर उन्हें जिला योजना में शामिल किया जाए। उन्होंने पर्यटन विकास, होमस्टे और ट्रैकिंग रूट पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वच्छता, प्लास्टिक कूड़ा प्रबंधन और पेयजल समस्या के समाधान पर जोर दिया, और इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्रों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी अधिकारियों को दिए गए निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा है। आज की जो बैठक थी, जिसको जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष जी ने इसको आयोजित किया था, इसका उद्देश्य ये था कि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग बीइंग आईएएस ऑफिसर जॉइंट मजिस्ट्रेट लैंसडाउन के रूप में रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश दिया है कि सारे आईएएस ऑफिसर्स अपनी फर्स्ट पोस्टिंग के क्षेत्र को
एक बार विजिट करें और उसकी बेहतरी के लिए काम करें। तो उसके संबंध में हम यहाँ पे आए थे और लैंसडाउन को आने से पहले हमने विजिट किया। उसके बाद आज लोगों के साथ बैठक की और शाम को जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कुछ ग्रामीण लोग हैं, ये बैठक हमारी अधिकारियों के साथ थी। वो बैठक जनरल लोगों के साथ होगी और उनके साथ बैठ के चर्चा की जाएगी कि लैंसडाउन पूरे तहसील क्षेत्र को कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हब के रूप में डेवलप किया जाए, लोगों की बेहतरी के लिए कैसे काम किया जाए, उस पर काम किया जाएगा। चाहे वो स्कूल क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, इन सब पर लोगों से चर्चा की गई है। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा वाले न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी अधूरा है। मारा ने सरकार से सवाल उठाए कि किन वीआईपी व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रयास किए गए। वनतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया और प्रारंभिक जांच में लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, मामला अधूरा ही रहेगा। कांग्रेस संपूर्ण न्याय और जवाबदेही की लड़ाई जारी रखेगी। भंडारी मर्डर केस में जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आता और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। वो पुलिस के अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता की ये दशा की गई, उसका नाम सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। केवल उत्तराखंड नहीं, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अंकिता की जो हत्या हुई है, उसका जो मुख्य कारण जो वीआईपी था, उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए और ये लड़ाई जारी रहेगी। हम और देहरादून के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन अस्पताल में अब मरीजों को खून की आपात जरूरत पर राहत देने के लिए रक्त गरुड़ वाहन सेवा शुरू की गई है। पीएमएस डॉक्टर वीएस चौहान ने बताया कि सेवा के तहत मरीज के परिजनों से 50 रुपए का शुल्क लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मरीज शुल्क देने में असमर्थ होगा तो यह सेवा मुफ्त भी उपलब्ध कराई जाएगी। गरुड़ वाहन में तैनात चालक को ब्लड बैंक और अस्पतालों की पूरी जानकारी होगी, जिससे मरीजों के तीमारदारों को रक्त की व्यवस्था के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और समय पर खून की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। जिलाधिकारी महोदय के सौजन्य से हमें जो है गरुड़ वाहन उपलब्ध कराया गया है। इसका नाम है रक्त गरुड़ वाहन। किसी पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको अटेंडेंट को परेशान ना होना पड़े। मान लो हमारे यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, उसको दून अस्पताल से लाना है या कहीं और से ब्लड लाना है, तो हमारे यहाँ से स्पेशल उसको व्हीकल दिया जाएगा जिसका नाम रक्त गरुड़ वाहन है। उसका चार्ज फिक्स होगा 50 रुपये, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और अगर वो पेशेंट गरीब है, 50 रुपये पे करने लायक नहीं है, तो वो पीएमएस के अनुरोध पर फ्री भी किया जा सकता है, लेकिन उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं से भी ब्लड मिले, लेकिन वो ब्लड मिल जाए उसको, और खुद ना दौड़ना पड़े इधर, क्योंकि पेशेंट को, वो अटेंडेंट को पता नहीं होता कि कहाँ से लाना है। तो गरुड़ वाहन में हमारे जो ड्राइवर होगा उसको सब पता होगा कि कहाँ मिल सकता है। हम भी फ़ोन से कॉन्टेक्ट करेंगे कि भाई कहाँ आपके यहाँ ये ब्लड ग्रुप अवेलेबल है, तो हम उसको वहीं भेजेंगे। तो कोई उससे जिलाधिकारी महोदय के सौजन्य से हमें जो है। बढ़ते आगे चमोली के बद्रीनाथ धाम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ पहुंचे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन की। उनका स्वागत प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी और एसडीएम जोशीमठ सीएस वशिष्ठ ने किया। मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र और प्रसाद इस दौरान भेंट किया गया। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बद्रीनाथ धाम पहुंचे और मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन भी किए।
केस के ITPL श्मशान घाट के पास 3 बच्चियां नदी में नहाने के दौरान डूब गई। स्थानीय लोगों ने एक 10 साल की बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन 13 और 14 साल की 2 बच्चियों का पानी के तेज बहाव में निधन हो गया और SDRF की टीम ने सर्चिंग कर दोनों मृतक बच्चियों के शव बरामद कर जिला पुलिस को सौंप दिया है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में मेले की आड़ में अश्लील नृत्य पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। मेले के संचालक इमरान को तलब कर पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और साथ ही मेले की अनुमति रद्द करने के लिए प्रशासन को रिपोर्ट भी भेजी गई। SP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि सामाजिक आयोजनों का उद्देश्य स्वस्थ मनोरंजन और सांस्कृतिक एकता होना चाहिए। अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बढ़ते आगे, रानीखेत में राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष शंकर सिंह कोरंका ने भतरौज खान, हाउली, सिरमौली समेत अन्य ग्राम सभाओं में जलागम विभागीय परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला समूहों, उमंग एवं नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह का भी जायजा लिया। भतरौज खान में जलागम अधिकारियों के साथ बैठकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजना का लाभ स्थानीय जनता तक पहुंचाया जाए। बढ़ते आगे, मसूरी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ 2 दिनों के निजी दौरे पर पहुंचे। प्रशासन ने VIP प्रोटोकॉल के तहत उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मसूरी के एक निजी होटल में ठहरने वाले कोविंद परिवार के साथ शांति और प्रकृति का आनंद लेंगे और स्थानीय लोग, पर्यटक उनके आगमन से खासा उत्साहित नजर आए। और हरिद्वार में हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया की भूमिका पर चर्चा हुई। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला और भारतीय मीडिया ने संतुलित और सजग कवरेज कर आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया। वहीं पद्म भूषण राम बहादुर राय ने भी मीडिया के इस भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी भी मौजूद रहे। हिंदी पत्रकारिता के 199 वर्ष पूरे हुए हैं और एक दूरदर्शी पत्रकार जो बेसिकली एडवोकेट थे जुगल किशोर शुक्ल जी, उनकी शुरुआत उदंड मार्तंड से और आज हजारों अखबार हिंदी भाषा में निकल रहे हैं, तो उनको हम याद भी करते हैं और सभी को बधाई भी देते हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं बधाई देता हूं उन पत्रकारों को जो हिंदी रक्षण संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से भी हिंदी भाषा का संरक्षण हो रहा है और पूरे विश्व में इसके लिए स्वीकार्यता जगी है। इसके लिए जहां सिनेमा के वो हम बधाई देना चाहेंगे पत्रिकाओं को, उससे भी कहीं अधिक समाचार पत्रों को, समाचार चैनलों को, उन समाचार चैनलों को जो हिंदी के माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि आप सभी भाषाओं के समाचार सुन रहे हैं, पर जिस तरह से आप एक सटीक। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।